Everyone, today we are going to start strength of oxo acid. Okay, तो ऑक्सो एसिड्स की हमें एसिडिक स्ट्रेंथ को यहाँ पर डिस्कस करना है कि कौन से ऑक्सो एसिड्स और इनकी स्ट्रेंथ जो होती है वो डिस्कस करनी है. ओके, तो ये वाला जो हमारा चैप्टर चल रहा है दैट इज एसिड बेस. मैं एक बार से फिर से क्लियर कर दूं, दैट इज एसिड बेस आपका चैप्टर चल रहा है फॉर बीएससी फाइनल ईयर. तो बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स इसको पढ़ सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सिर्फ यही जो जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स आप पढ़ रहे हैं उसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है. जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी आपको मिलेंगे और वो एक्सेप्शंस भी हम आपको यहाँ पर अच्छे से पढ़ाएंगे. ओके, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शायद प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर इफ़ यू लाइक दिस वीडियो. ओके, देन मूव टू योर फर्स्ट एग्जाम्पल. अब देखो, जो हमारे पास ऑक्सो एसिड होते हैं, ऑक्सो एसिड वो एसिड होते हैं जिसमें से हमारा H पॉजिटिव आयन आएगा. कहाँ से आएगा? फ्रॉम OH ग्रुप से. ओके, कहाँ से आएगा? फ्रॉम OH ग्रुप से. तो उनको बोलते हैं ऑक्सो एसिड्स. तो ऑक्सो एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टीज को शो करते हैं बाय डोनेटिंग H पॉजिटिव आयन फ्रॉम OH ग्रुप. तो जहाँ पर भी आप जितने भी आप एसिड्स पढ़ेंगे उसमें ऑक्सो एसिड कौन से हुए? जिसके पास क्या है? OH ग्रुप है, और OH ग्रुप में से हम क्या निकालेंगे? H पॉजिटिव आयन. तो यहाँ पर H पॉजिटिव आयन आपको कहाँ से मिलेगा? OH ग्रुप से. तो दिस विल बी योर ऑक्सो एसिड्स. ओके, क्लियर है यहाँ पर? अब देखो यहाँ पर क्या है, जो हमारे ऑक्सो एसिड्स होते हैं, जैसे मान लो ये हमारे पास एक ऑक्सो एसिड, हमारे पास क्या है? ये एक ऑक्सो एसिड है. तो जो ऑक्सो एसिड हमारे पास है उसमें हमने क्या लगाया? जेड कोई हमारा ग्रुप है. ओके, ये ग्रुप हमारा कैसा हो सकता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो सकता है, कैसा भी ये ग्रुप हो सकता है. ओके, हमने बताया कि ऑक्सो एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जहाँ ऑक्सो एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो H पॉजिटिव आयन डोनेट करते हैं फ्रॉम OH ग्रुप से. ओके, तो ये हमारे पास एक ऑक्सो एसिड है, इसमें क्या होगा? हमेशा एक OH ग्रुप होगा. OH ग्रुप से आपको क्या करना है? हमेशा H पॉजिटिव आयन डोनेट करना है. दिस इज योर ऑक्सो एसिड. ऑक्सो एसिड के साथ क्या लगा हुआ है? एक Z ग्रुप लगा हुआ है. Z क्या है? एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी हो सकता है. तो दोनों टाइप का ग्रुप हो सकता है. तो इस Z ग्रुप पे डिपेंड करती है क्या? एसिडिटी डिपेंड करती है. तो एसिडिटी किससे डिटरमाइन होगी? इस Z ग्रुप से डिटरमाइन होगी. ओके, तो यहाँ पर जो हमारा Z ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है इसको ध्यान से देखिए. तो Z जो होता है वो कैसे कैसे ये एसिडिटी को बढ़ाता है वो मैं आपको खोलकर बता रही हूँ. मान लो Z हमारा क्या है? एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. Z क्या हमारा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. दैट मीन्स इसकी क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर है. इसकी क्या है? कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर. दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड में क्या करेगा? खींचेगा. तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड में खींचेगा मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन्स अपनी साइड में खींचेगा. तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एलिमेंट होना चाहिए, तभी तो OH ग्रुप के जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो ये हमारे पास Z और ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपने साइड में खींचेगा. दैट मीन्स ये क्या है? हमारे पास Z और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन किसने खींच लिए? Z ने इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए हैं. तो जो OH बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन्स कौन खींचेगा? ऑक्सीजन एटम खींचेगा. ऑफ कोर्स ऑक्सीजन एटम इलेक्ट्रॉन खींचेगी, क्योंकि ऑक्सीजन एटम के इलेक्ट्रॉन किसने खींच लिए? जेड ने खींच लिए हैं. तो ऑक्सीजन एटम इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपने पास खींचेगी, क्योंकि जेड ने जब इलेक्ट्रॉन्स अपने पास खींचे तो ऑक्सीजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाए, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन किसने खींच लिए? जेड ने खींच लिए. ऑक्सीजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कभी स्टेबल नहीं होता है, वो क्या करेगी? अपने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा और यहाँ से क्या होगा? H पॉजिटिव आयन जो है यहाँ से आउट हो जाएगा. तो ये रहेगा फिनोमिना ऑफ डोनेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन. तो यहाँ पर समझ में आ गया आपको, जो आपके पास यहाँ पर जेड ओ एच का बॉन्ड प्रेजेंट है. जेड क्या है? एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड में खींचेगा. क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है. ये ओ एच बॉन्ड को क्या कर रहा है? पोलराइज कर रहा है. बेसिकली क्या कर रहा है? ये ओ एच बॉन्ड जो हमारे पास उसको क्या कर रहा है? ये पोलराइज कर रहा है और इजिली यहाँ से क्या निकल रहा है? एच पोजिशन. ये तो तब है जब कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. तो इसमें हमेशा क्या होना चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए. स्मॉल साइज का जितना ज़्यादा स्मॉलर साइज होगा उतनी ज़्यादा इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर होगी, और जितना इसका माइनस आई इफेक्ट होगा, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट की वजह से और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो जाएगा. तो इसके हम 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ेंगे. तो Z के हम कंडीशंस पढ़ रहे हैं. Z कैसा होना चाहिए? हमारा स्मॉल साइज का होना चाहिए. ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि Z क्या होना चाहिए? हमारा स्मॉल साइज का होना चाहिए. सेकंड फैक्टर क्या होना चाहिए? माइनस आई इफेक्ट होना चाहिए उसका. थर्ड वो तो हमने बता ही दिया है, दैट इज इलेक्ट्रो नेगेटिविटी होनी चाहिए इसकी. तो ये सारी कंडीशंस किसके लिए? Z की इलेक्ट्रो नेगेटिविटी भी उसकी हाई होनी चाहिए, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेगा अपने साइड में. कितनी होनी चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिव? 1.8 से क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए. 1.8 से क्या होना चाहिए? मोर होनी चाहिए, तभी वो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होती है, ऑलरेडी उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होती है. तो ये वाला जो ग्रुप इसमें Z प्रेजेंट होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए. उसका रीज़न यही है क्योंकि Z इलेक्ट्रॉन तभी खींच पाएगा ऑक्सीजन से
है क्योंकि जेड जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा उसकी इलेक्ट्रॉनिटी 1.8 से ज़्यादा होगी। लाइक क्लोरीन है, इसकी इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा होती है, सल्फर होती है, इसकी क्या होती है 1.8 से इनकी इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा होती है। तो ईजिली ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन्स खींच लेंगे और ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगी और H पॉजिटिव में इसको डोनेट कर देगी। ओके, तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक स्मॉल साइज का होना चाहिए, जेड जो आपका स्मॉल साइज का होना चाहिए, माइनस आई इफेक्ट होना चाहिए, उसका इंडक्टिव इफेक्ट यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिटी 1.8 से ज़्यादा होनी चाहिए। अब क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डाल दिया है, दैट इज़ कि इस क्वेश्चन में आपको डिस्कस क्या करना है, ऑर्डर बताना है। क्या बताना है? ऑर्डर ऑफ एसिडिटी जो है वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि कौन सा आपका ज़्यादा एसिडिक है, कौन सा आपका लेस एसिडिक है। मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि आप OH ग्रुप को यहाँ पर अलग निकाल लीजिए। बहुत ईजिली मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी, बहुत ईजिली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे सॉल्व करोगे। जैसे आपका ये है HClO है, HBrO है, HIO, इसको आप खोल कर लिख सकते हैं ऐसे, Cl है एंड OH ग्रुप हमारे पास है, Br है एंड देन इसके बाद हमारे पास OH ग्रुप हमारे पास है, वैसे ही आयोडीन है, देन उसके बाद हमारे पास OH ग्रुप है। ओके, ये वाली बात यहाँ पर क्लियर है। अब ध्यान से देखो मैं क्या बता रही हूँ यहाँ पर ये OH ग्रुप मैंने इसको जस्ट खोल के लिखा है। अब जो जो है यहाँ पर क्लोरीन है, फर्स्ट A को देखिए, ये A है, ये B है, C है। A को देखिए ध्यान से, A में क्या लगा हुआ है? क्लोरीन लगा हुआ है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? थोड़ी ज़्यादा होती है। कितनी होती है? 3.0 समथिंग होती है, 3.0 कुछ इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितने से ज़्यादा है? 1.8 से तो बहुत ज़्यादा है। 1.8 से ज़्यादा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स खींचेगी किससे? ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ये ऐसे खींचेगी। ऑक्सीजन से इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिए हैं। जब ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगी तो ऑक्सीजन इन टर्न किससे खींचेगी? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है उससे इलेक्ट्रॉन खींचेगी ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन किसने खींच लिए? क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन खींच लिए हैं। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन इसके खींच लिए हैं, तो ऑक्सीजन क्या करें? इंटर्न हाइड्रोजन बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो खींच लेगी, तो यहाँ से H पॉजिटिव बाहर इसलिए निकल जाएगा। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिटी काफ़ी कम होती है, 2 पॉइंट समथिंग होती है, इसकी भी 2 पॉइंट समथिंग ही कुछ होती है। तो मतलब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है काफ़ी कम होती है इन कंपेरिजन टू क्लोरीन। तो क्लोरीन यहाँ पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है और उसका साइज भी छोटा है। हम 3 कंडीशंस अगर याद करें तो आप याद कर सकते हैं। 3 कंडीशंस क्या थी? जो आपका Z ग्रुप है, क्लोरीन जो है यहाँ पर वो क्या आपका एक Z ग्रुप है, ये भी क्या आपका एक Z ग्रुप है, ये भी आपका क्या एक Z ग्रुप। तो Z ग्रुप की प्रॉपर्टीज आप याद कीजिए, क्या होना चाहिए? एक तो हमारा क्या होना चाहिए था? स्मॉल साइज का होना चाहिए था। क्लोरीन यहाँ पर सबसे स्मॉलर साइज की, तो इसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा होगी। दूसरा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी सबसे ज़्यादा 3 पॉइंट समथिंग होती है और इसका माइनस आई इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो क्लोरीन का सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा होंगी। उसके बाद ब्रोमीन होगा, क्योंकि ब्रोमीन की थोड़ी सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी ज़्यादा होती है, 2.0 होती है, इसकी 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसके हिसाब से क्लोरीन आपकी सबसे ज़्यादा एसिडिक हुई क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो आपको अगर ऑर्डर अरेंज करना है इसमें, तो आप ऑर्डर भी यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं कि ऑर्डर आपका आएगा क्या। तो यहाँ पर HClO जो है आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड रहेगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड HClO रहेगा, फिर HBr होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? एसिड का ऑर्डर हो जाएगा, यानी एसिडिटी का ऑर्डर होगा। जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा उसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद ब्रोमीन की एसिडिटी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद आयोडीन की ज़्यादा है। तो इस तरह से आप अरेंज कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला एसिड आपको गिवन है, H2SO3 एसिड आपको गिवन है और H2 सेलेनियम ट्राईऑक्साइड आपको गिवन है। तो ये दो एसिड आपको यहाँ पर गिवन होते हैं। आपको इनकी एसिडिटी ऑर्डर एक्सप्लेन करना है कि कौन सा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड रहेगा इन दोनों में। ओके, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि हमें देखना है जो आपका Z ग्रुप होता है उसको देखना है। यहाँ पर भी क्या होगा आपका, ऐसे ही ऑक्सीजन होंगे, 3 ऑक्सीजन आपके पास है, तो 3 ऑक्सीजन आप ऐसे लगा देंगे, 2 इसमें क्या होंगे आपके OH ग्रुप इसमें प्रेजेंट हो जाएंगे। ओके, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। नहीं नहीं नहीं, इसमें 2 OH नहीं है, एक ही OH ग्रुप है इसमें, सॉरी। तो एक ऑक्सीजन, दूसरी ऑक्सीजन, तीसरी OH ग्रुप में इसमें प्रेजेंट होगी, ऐसे और ऐसे इसमें प्रेजेंट हो जाएगी। तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा H2SO3 आपके पास हो जाएगा और इसके पास आई थिंक ये इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी। स्ट्रक्चर पे नहीं जाएंगे अभी, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कितने इसके पास OH ग्रुप प्रेजेंट है। ऐसे आप सेलेनियम को यूज़ कर सकते हैं। सॉरी, इसमें क्या है, 2 हाइड्रोजन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, तो 2 हाइड्रोजन्स तो आपको लगाने ही पड़ेंगे ना इसमें, ये भी तो ध्यान से देखो। तो 2 ऑक्सीजन, मैंने सोचा इसमें एक ही ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, लेकिन इसमें क्या है 2 ऑक्सीजन है, तो 2 OH ग्रुप हो जाएंगे बेसिकली। तो 2 OH ग्रुप हो गए हैं, इसमें 2 ऑक्सीजन हो गई हैं और एक इसमें क्या बचाएगी, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन बच जाएगी। ये क्लियर है यहाँ पर। दूसरे देखो सेलेनियम को ध्यान से देखो, सेलेनियम में भी क्या है 3 ऑक्सीजन है, तो 2 OH ग्रुप इसमें प्रेजेंट हो जाएंगे, 2 OH ग्रुप इसमें हो जाएंगे, एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हो जाएगी।
तो इसमें क्या है, दोनों OH ग्रुप है, इसमें क्या क्या सिमिलैरिटी है वो देख सकते हैं आप। सिमिलैरिटी क्या है, दो OH ग्रुप इसके पास है, दो OH ग्रुप इसके पास प्रेजेंट होते हैं, तो ये सिमिलैरिटी, ये हम कंपैरिजन नहीं करेंगे। सेंट्रल एटम को देखो, सेंट्रल एटम क्या है, सेलेनियम है और सल्फर है। सल्फर की क्या होती है, माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होती है, 2 पॉइंट समथिंग नहीं, आई थिंक 2.5 से लेकर 3.0 के बीच में होती है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है सल्फर की इन कंपेरिजन टू सेलेनियम। तो यहाँ पर क्या होगा, सल्फर आपका क्या, सल्फर वाला जो एसिड होगा आपका, सल्फोनिक जो आपका सल्फाइट एसिड होता है, ये वाला आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। मैंने रीज़न बता दिया है, क्योंकि सल्फर जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचने की वजह से OH बॉन्ड हमारा क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा, और ईजिली वहाँ से हम H पॉजिटिव आयन को क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। H पॉजिटिव सेलेनियम जो होता है वो, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, माइनस आई इफेक्ट भी उसका लेस होता है, लेस इसका साइज़ भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए क्या होता है, हमारा वीक एसिड होता है। देखो थर्ड क्वेश्चन हम लेकर आए, ये हमारे पास क्या है, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है। थर्ड क्वेश्चन को ध्यान से देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या एक्सप्लेन कर रहा है। थर्ड क्वेश्चन में ये वाला क्या है आपका और ये वाला क्या है, ये तो आपका क्या है, बेस है, ये क्या आपका बेस है NaOH, और ये आपका क्या है, एसिड। ये कैसे पता चला ये एसिड आपका, ये बेस है, क्योंकि एक में क्या है, सोडियम लगा हुआ है, एक में क्या लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है। तो आप कैसे बता सकते हैं कि ये वाला आपका एसिड है, ये वाला बेस है। दोनों में OH ग्रुप जो है दोनों में कॉमन है, दोनों में OH ग्रुप कॉमन है, बस एक में डिफरेंस क्या है, एक के पास क्या है, क्लोरीन है, और एक के पास क्या है, सोडियम है। इसकी वजह से कोई एसिड है तो कोई बेस है, ये वाली बात क्लियर है। दोनों में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिससिमिलरिटी, वो हम देखेंगे अब। तो ये वाला बेस क्यों है, क्यों, हमने बताया था कि जो OH ग्रुप होता है, वो OH ग्रुप से जब भी H पॉजिटिव आयन डोनेट करते हैं तो वो हमारे क्या होते हैं, ऑक्सो एसिड होते हैं। तो ये पहले आपको पहचान कर लेनी, तो दिस इज योर ऑक्सो एसिड। ऑक्सो एसिड के साथ जो Z ग्रुप लगा होता है, ऑक्सो एसिड के साथ जो, मतलब जो OH ग्रुप होता है उसके साथ जो Z ग्रुप लगा होता है, वो क्या होना चाहिए, हमारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, उसका माइनस आई इफेक्ट होना चाहिए, उसका स्मॉल साइज होना चाहिए, और उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी होनी चाहिए, 1.8 से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी है, इससे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा फ्रॉम OH बॉन्ड से, OH बॉन्ड को पोलराइज करेगा, OH बॉन्ड को पोलराइज करेगा तो H पॉजिटिव यहाँ से इजीली लॉस हो जाएगा, और तो इस तो एसिड की तरह ये इस तरह से बिहेव करेगा। ये वाली बात हमने यहाँ पर क्लियर की है। ओके, तो ये वाली बात क्लियर है यहाँ पर, कौन एसिड की किस तरह से हमें जो ऑक्सो एसिड है उसको किस तरह से एसिड की तरह ट्रीट करना। लेकिन यहाँ पर जो आपका सोडियम, ये तो मैंने क्लियर किया ClOH को हमने एक्सप्लेन किया है, लेकिन जो आपका सोडियम उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी कम है, दैट इज़ 0.8 है, और जो आपकी क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है हमारी, 3.0 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी है, 3.0, और जो सोडियम है आपकी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 0.8। तो ये इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ नहीं करेगा, कौन, सोडियम। सोडियम जो है OH ग्रुप से इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ नहीं करेगा, इसलिए वो क्या डोनेट करेगा, OH ग्रुप डोनेट करेगा, पूरा पूरा जो उसके पास OH ग्रुप है उस पूरे OH ग्रुप को डोनेट करेगा। इसलिए जो हमारा सोडियम है यहाँ पर, जो हमारा सोडियम है दैट इज सोडियम NaOH क्या करेगा, हमारे पास बेस की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ये OH ग्रुप डोनेट करेगा, जो OH ग्रुप डोनेट करेगा वो हमारा बेस होगा, और जो आपका ClOH है वो उसमें से क्या करेंगे, हम H पॉजिटिव डोनेट करेंगे, क्योंकि ये हमारा एसिड है। एसिड की इस वजह से, क्लोरीन की वजह से, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 है, जो इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेगी फ्रॉम OH बॉन्ड से। ओके, ये वाली बात क्लियर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर लेके आए हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एसिड का आपको ऑर्डर बताना है। आप क्लियरली इसमें अगर ध्यान से देखें तो ये क्या था, हमारे पास ClOH ग्रुप हमारे पास है। नेक्स्ट में क्या हो रहा है, हमारे पास Cl है, OH ग्रुप है हमारे पास, एक ऑक्सीजन और बढ़ गई हमारे पास। नेक्स्ट में देखो, दो ऑक्सीजन हमारे पास बढ़ गई हैं, दो ऑक्सीजन बढ़ गई हैं, एक OH ग्रुप हमारे पास है। नेक्स्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो Cl है, एक OH ग्रुप एज इट इज़ है, और यहाँ पर इसके पास क्या है, तीन ऑक्सीजन इसके पास क्या है, तीन ऑक्सीजन इसके पास है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो लेफ़्ट टू राइट जब हम जा रहे हैं, जब हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो ऑक्सीजन का कंटेंट बढ़ रहा है। पहले के पास एक ऑक्सीजन है, इसके पास दो है, इसके पास तीन, इस तरह से चार हमारे पास है। तो यहाँ पर बेसिकली इंक्रीमेंट किस चीज़ में हो रहा है, अनप्रोटोनेटेड ऑक्सीजन में इंक्रीमेंट हो रहा है। सभी में एक ही OH ग्रुप प्रेजेंट है, सभी में क्या है, देखो मैं मार्क कर देती हूँ, एक ही OH ग्रुप है, सबके पास क्या है, एक ही OH ग्रुप प्रेजेंट है। इंक्रीज किस चीज़ में हो रहा है, दिस इज अनप्रोटोनेटेड जो ऑक्सीजन एटम है इनमें इंक्रीज हो रहा है, अनप्रोटोनेटेड ऑक्सीजन एटम में इंक्रीज हो रहा है। तो आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, दैट इज जितना ज़्यादा आपका ऑक्सीजन, अनप्रोटोनेटेड ऑक्सीजन इंक्रीज हो रही है, कौन सी अनप्रोटोन, क्योंकि इसके पास प्रोटोन नहीं है तो इसको क्या बोलोगे, अनप्रोटोनेटेड ऑक्सीजन एटम, अनप्रोटोनेटेड ऑक्सीजन एटम इसको आप बोलोगे। तो अनप्रोटोनेटेड ऑक्सीजन एटम को मैं बोल रही हूँ, जितने ज़्यादा अनप्रोटोनेटेड ऑक्सीजन एटम इंक्रीज करेंगे उतनी ज़्यादा एसिडिटी बढ़ेगी। तो मैं ये बोल रही हूँ कि एसिडिटी जो है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
अनप्रोटोनेटेड ऑक्सीजन एटम, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी जब भी आप एसिडिटी ऑर्डर पढ़ेंगे, अनप्रोटोनेटेड ऑक्सीजन एटम। तो जिसके पास अनप्रोटोनेटेड ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होंगे, अनप्रोटोनेटेड ऑक्सीजन एटम कौन सी है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑक्सीजन है जो डबल बॉन्ड के साथ प्रेजेंट है, वो अनप्रोटोनेटेड हैं, तो उससे हमेशा आपकी एसिडिटी इंक्रीज होगी। पहले तो ये नोट में याद रखना कि एसिडिटी इंक्रीज होती है हमेशा अनप्रोटोनेटेड ऑक्सीजन एटम से। अनप्रोटोनेटेड ऑक्सीजन एटम कौन से हमारे, जो sp2 हाइब्रिड जो डबल बॉन्ड में प्रेजेंट है, वो क्या है हमारे अनप्रोटोनेटेड ऑक्सीजन एटम की वजह से एसिडिटी बढ़ रही है। वो बढ़ क्यों रही है वो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर क्यों बढ़ रही है। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन एटम हमारी इंक्रीज हो रही है। अब जो ये ऑक्सीजन एटम हमारे पास हैं, अब ध्यान से देखो, जो ये हमारे पास ऑक्सीजन एटम है, ये ऑक्सीजन एटम क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे अपने साइड, किससे, क्लोरीन से। और क्लोरीन किससे खींचेगा, OH बॉन्ड से खींचेगा, और इस तरह से हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, H पॉजिटिव आयन आ जाएगा। ऐसे ही दो ऑक्सीजन एटम हो गए तो ये दोनों ऑक्सीजन एटम इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे किससे, क्लोरीन से। क्लोरीन किससे खींचेगी, OH ग्रुप बॉन्ड से। OH बॉन्ड से खींचेगी तो यहाँ से क्या आ जाएगा, H पॉजिटिव आयन है। तो जितने ज़्यादा ऑक्सीजन एटम्स होंगे, जितने ज़्यादा sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑक्सीजन एटम होंगे, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो ऑक्सीजन एटम हमारे पास होती हैं वो क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट होती हैं। उसका क्या होता है, -I इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होता है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट की वजह से H पॉजिटिव आयन यहाँ से आउट हो जाएगा वेरी इजीली। आप लेफ्ट राइट अगर ध्यान से देखें, एक चीज़ और ध्यान से देखें तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर लिख देती हूँ मैं क्लोरीन का। ये वाली बात भी याद करने वाली है कि जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है उतनी ज़्यादा एसिडिटी भी बढ़ती है। देखो फर्स्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, क्लोरीन की +1 है, नेक्स्ट की हमारे पास कितनी है, +3, क्लोरीन की बता रही हूँ मैं, +5, देन उसके बाद क्या है, +7 है। तो इस तरह से यहाँ क्या बढ़ रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है। ठीक है, +1 से हम कहाँ चले गए, +3, +3 से +5, +5 से +7। तो इस तरह से यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट भी बढ़ रही है और अनप्रोटोनेटेड ऑक्सीजन एटम भी बढ़ रही है। इन दोनों की वजह से एसिडिटी बढ़ रही है, क्योंकि जो हमारी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है उसको मैं क्लियरली बता देती हूँ यहाँ पर। जब भी आपको इस तरह से प्रोटोनेटेड एसिड्स, जब भी आपको ऐसे एसिड्स गिवन है जिसमें क्या हो रहा है, सिर्फ ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ रहा है, देखो एक ऑक्सीजन है, इसके पास 2 है, इसके पास 3 है, इसके पास 4, जब ऐसे आपको कंपाउंड्स, ऐसे आपको एसिड्स गिवन होते हैं जिसमें आप देखेंगे लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, सिर्फ ऑक्सीजन नंबर बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है इसमें, सिर्फ ऑक्सीजन नंबर बढ़ रहा है। तो आपको इसकी स्ट्रक्चर को खोल के ये देखना है कि कौन से वाले ऑक्सीजन बढ़ रही हैं। तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पर कि एसिडिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द कौन सी ऑक्सीजन एटम, अनप्रोटोनेटेड ऑक्सीजन एटम, यानी जो आपकी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑक्सीजन एटम है उसके साथ डायरेक्टली। जितने ज़्यादा वो ऑक्सीजन एटम होंगे जो sp2 हाइब्रिड, उतनी ज़्यादा एसिडिटी बढ़ेगी। दूसरी बात, एसिडिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीडेशन नंबर के। जितने ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा उतने ज़्यादा एसिडिटी। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। जितने ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा उतने ज़्यादा एसिडिटी बढ़ेगी, क्योंकि जितने ज़्यादा, अब जैसे देखो इसकी कितनी थी, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी कितनी है, +7 है, इसकी कितनी है, +5, इसकी कितनी है, +3, इसकी कितनी है, +1। तो यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है। जितने ज़्यादा जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी। देखो +1 है, +3, +5, +3, 5 थे, +7 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ रही है, क्योंकि +7 में क्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर से वो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा फ्रॉम द OH बॉन्ड से। इसलिए यहाँ पर एसिडिटी का ये ट्रेंड रहेगा। कौन सा ट्रेंड रहेगा, आपको समझ में आ गया कि कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो ये वाला एसिडिटी ऑर्डर हो जाएगा हमारा। सबसे ज़्यादा HClO4 सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। क्यों, क्योंकि इसके पास एक तो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट है क्लोरीन की, दूसरी बात इसके पास अनप्रोटोनेटेड ऑक्सीजन एटम कितनी है, 3 इसके पास क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑक्सीजन एटम इसके पास कितने हैं, 3 है। दैट्स वाई सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड रहेगा। को हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी एसिड है, Ha हमारे पास एसिड है, इसका हम अगर इसका ब्रेक डाउन करते हैं तो H पॉजिटिव एंड A नेगेटिव की फॉर्मेशन होती है। तो हम एसिडिटी को इस तरह से भी एक्सप्लेन करते हैं कि जो हमारा कॉन्जुगेट बेस बनता है, जब इसका ब्रेक डाउन होता है एसिड का, तो H पॉजिटिव आयन निकलता है और A नेगेटिव, दैट इज हमारा क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस। ये हमारा क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस। तो हमारा जो कॉन्जुगेट बेस होता है वो हमारा स्टेबल बनना चाहिए, क्योंकि ये जब स्टेबल बनेगा तभी हमारे जो राइट साइड की स्पीसीज होंगी, राइट साइड की जो हमारी स्पीसीज होती है, जो अगर वो स्टेबल बनेगी तभी हमारा कोई रिएक्शन है वो राइट साइड में जाएगा। आपको समझ रहे हो मेरी बात, कि एसिडिटी जो होती है वो डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स पे। अगर हमारे प्रोडक्ट्स स्टेबल होंगे, अगर हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे स्टेबल होते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन, हमारा जो एसिडिटी का रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमारा फास्ट हो जाएगा। तो ये वाली बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो हम यहाँ क्या देखेंगे, जो हमारा HClO का कंसेप्ट था, HClO हमारे पास है, HClO2 हमारे पास है, HClO3 हमारे पास है, HClO4 हमारे पास, ये 4 एसिड हमने कंपेयर किए थे। तो इनकी एसिडिटी को हम कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। कॉन्जुगेट
बेस की स्टेबिलिटी से भी हम बता सकते हैं कि कॉन्जुगेट बेस कौन सा हमारा ज़्यादा स्टेबल मिल रहा है। तो कॉन्जुगेट बेस की आप क्या देख सकते हैं, स्टेबिलिटी देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं आप, स्टेबिलिटी देख सकते हैं। स्टेबिलिटी से एक्सप्लेन कर, कॉन्जुगेट बेस की जो स्टेबिलिटी है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे हम क्या करेंगे, HClO4 जो हमारे पास है इसमें से हम क्या निकालेंगे, H पॉजिटिव आयन निकालेंगे हम यहाँ से। जैसे H पॉजिटिव आयन निकाला तो ClO नेगेटिव की फॉर्मेशन होगी। HCl H पॉजिटिव तो निकाल ही देंगे हम, ClO2 नेगेटिव की फॉर्मेशन हो जाएगी, ClO3 नेगेटिव की फॉर्मेशन हो जाएगी और ClO4 नेगेटिव की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब जो ये हमारे मैंने क्या लिखे हैं, कॉन्जुगेट बेस मैंने लिखे हैं आफ्टर लूजिंग H पॉजिटिव आयन। जब हम H पॉजिटिव आयन निकाल देते हैं तब हमारे पास क्या बन जाते हैं, ये कॉन्जुगेट बेस जो है हमारे पास इस तरह से कॉन्जुगेट बेस की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये जो कॉन्जुगेट बेस बने इनकी स्टेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट्स में बन रहे हैं और प्रोडक्ट्स जितने ज़्यादा स्टेबल होंगे उतना ही ज़्यादा हमारा रिएक्शन फास्ट होगा। तो एसिडिटी का जो हमारा रिएक्शन चल रहा है, एच पॉजिटिव लूज करने का जो कंसेप्ट है, एच पॉजिटिव यहाँ से हमने क्या कर दिया, लॉस कर दिया। एच पॉजिटिव को लॉस करने के बाद क्या बना, ये कॉन्जुगेट बेस की फॉर्मेशन है। कॉन्जुगेट बेस हमारा क्या बनना चाहिए, स्टेबल बनना चाहिए। अब इसकी स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, इस नेगेटिव आयन की स्टेबिलिटी पे। ये नेगेटिव आयन हमारा कैसा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। अब ये नेगेटिव चार्ज जो है, फर्स्ट को ध्यान से, ये नेगेटिव चार्ज सिर्फ एक ही ऑक्सीजन पे डीलोकलाइज होगा। जो नेक्स्ट पे है वो ऑक्सीजन एटम कितनी है, दो ऑक्सीजन एटम पे डीलोकलाइज होगा। यहाँ पर कितनी है, तीन ऑक्सीजन एटम। उसके बाद कितने हैं, चार ऑक्सीजन एटम है। तो चार ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज क्या होगा, ज़्यादा डीलोकलाइज होगा, ज़्यादा वो स्टेबल होगा। नेगेटिव चार्ज को चार ऑक्सीजन एटम शेयर करेंगे, जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी हो जाएगी। नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है ऑक्सीजन एटम। तो यहाँ पर देखो ClO3 में 3 है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हुआ हमारा, ClO4। जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वही सबसे ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक भी होगा। ये वाली बात क्लियर हो गई यहाँ पर कि सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगर जो हमारा एसिड होगा कौन सा होगा, HClO4 ही होगा। क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया कि इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी इसकी है, सबसे ज़्यादा क्या है, ये स्टेबल है, सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है हमारे पास। उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, इस तरह से स्टेबिलिटी। इसके पास तीन ऑक्सीजन एटम, इसके पास दो ऑक्सीजन एटम, इसके बाद एक, इसके पास तो सिर्फ एक ही ऑक्सीजन, इसके पास दो ऑक्सीजन एटम, इसके पास तीन ऑक्सीजन एटम, इसके पास चार ऑक्सीजन एटम। इसको स्टेबलाइज कर दें तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, सबसे ज़्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल किसका होगा, ClO4 का। अब जो फॉस्फोरस एसिड्स होते हैं वो कभी भी इस ट्रेंड को फॉलो नहीं करते हैं, जितने भी हमारे हेलोजन के एसिड्स ने जो ट्रेंड फॉलो किया था। हेलोजन के एसिड्स ने जो ट्रेंड फॉलो किया था, मैं आपको बता चुकी हूँ कि जितने ज़्यादा ऑक्सीजन एटम बढ़ती हैं उतने ज़्यादा एसिडिटी बढ़ती है। ये हम बता चुके हैं आपको, पिछले वाले क्वेश्चन में ही हम क्लियर कर चुके हैं। जितने ज़्यादा आपकी अनप्रोटोनेटेड ऑक्सीजन एटम बढ़ती हैं उतने ज़्यादा हमारी एसिडिटी बढ़ती है। हम प्रीवियस में पढ़ चुके हैं क्लोरीन के साथ। ऐसा ही हमारा चलेगा ब्रोमीन आयोडीन के एसिड्स के साथ भी, ऐसा ही चलेगा, सबके साथ ऐसा चलेगा। लेकिन फॉस्फोरस एसिड्स के साथ ऐसा नहीं चलेगा, वो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर। ऐसा क्यों है, देखो ध्यान से। ऐसा इसलिए है, जो आपके H3PO2 है, ओके, H3PO3 है, H3PO4 आपके पास है। तो ये तीन एसिड मैंने यहाँ पर लिखे हैं, A है, B है और C। इनका मुझे ट्रेंड बताइए, एसिडिक स्ट्रेंथ का, एसिड का मुझे ट्रेंड बताइए कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा होगा। ये क्वेश्चन आपका आई थिंक फिफ्थ होगा, मेरे ख्याल से फिफ्थ या सिक्स्थ, देख लेना अपना। तो ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। तो मैं ये क्लियर कर चुकी हूँ, हमारी एक वीडियो है एसिड बेस स्ट्रेंथ की, उसमें भी मैंने इसको क्लियरली पढ़ाया है कि किस तरह से हम एसिड बेस की स्ट्रेंथ को फॉस्फोरस एसिड्स में हम कंपेयर करेंगे। फिर भी हम यहाँ पर हम जल्दी इसको एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सा आपका स्ट्रॉन्गर एसिड रहेगा। तो देखो ध्यान से, इसमें क्या है कि देखो मैं इसको रब कर देती हूँ, इसको मैं क्लियरली एक ही एसिड को लेकर बताती हूँ, चलो ठीक है। हमारे पास क्या है, फॉस्फोरस है, उसके साथ क्या है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम, एक हाइड्रोजन हमारे पास है और एक हमारे पास OH ग्रुप है। सभी में ऐसा ही कुछ है। कौन सा है हमारा, H3PO2 हमारे पास हो जाएगा। फिर होगा H3PO3। हम तीनों के स्ट्रक्चर बना लेते हैं एक बार जल्दी जल्दी। H3PO4, नेक्स्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा, दो OH ग्रुप हो जाएंगे। नेक्स्ट में क्या होगा, दो OH ग्रुप हो जाएंगे ऐसे, तो दो OH ग्रुप हो जाएंगे, एक प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन एटम हो जाएगी, सॉरी एक अनप्रोटोनेटेड हो जाएगी, बाकी हमारे पास हाइड्रोजन की फॉर्म में होंगे। फिर तीन हमारे पास क्या हो जाएंगे, हाइड्रोक्सी ग्रुप हो जाएंगे, एक ऑक्सीजन एटम हो जाएगी, OH ग्रुप, देन OH ग्रुप, देन OH ग्रुप। आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एक OH ग्रुप है, फर्स्ट के पास H3PO2 के पास एक ही OH ग्रुप है, नेक्स्ट के पास क्या है, दो OH ग्रुप है और तीसरे के पास क्या है, तीन OH ग्रुप है। कौन सा है, H3PO4 के पास। तो इस तरह से ही हम इनके नाम रखेंगे। जिसके पास एक OH ग्रुप प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोबेसिक। बेसिक का मतलब यहाँ पर OH ग्रुप से ही है, ओके। तो इसको बोलेंगे मोनोबेसिक
जिसके पास सिर्फ एक ही हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है उसको बोलोगे मोनोबेसिक, यानी बेसिसिटी किसकी वजह से आती है, OH ग्रुप की वजह से। तो ये मोनोबेसिक होगा। जिसके पास दो OH ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, हमारा डाई बेसिक हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये वाला क्या हो जाएगा, हमारा ट्राई बेसिक हो जाएगा, क्योंकि इसके पास क्या है, तीन OH ग्रुप हैं। इसके पीछे हमने क्या लगाया, एसिड लगाया है, ट्राई बेसिक एसिड। दैट मीन्स ये एक एसिड है जिसके पास तीन हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। डाई बेसिक मतलब एक ऐसा एसिड है जिसके पास क्या है, दो हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं। तो इसके पास क्या है, दो हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं। इसके पास फर्स्ट के पास क्या है, वन हाइड्रोक्सी ग्रुप है। और थर्ड के पास क्या है, हमारे पास तीन हाइड्रोक्सी। तो इस तरह से नेमिंग आपको याद रखनी है, मोनोबेसिक क्या है, डाइबेसिक क्या है, ट्राइबेसिक क्या है। ये वाली बात क्लियर है यहाँ पर। अब मेरी दूसरी बात सुनो ध्यान से, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा होगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। मोनोबेसिक डाइबेसिक का तो एक कंसेप्ट है। सबसे ज़्यादा आपके स्ट्रॉन्गर एसिड जो है वो कौन से होने चाहिए आपके, आपका ऑर्डर जो है ये होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द जो हमने प्रोटोनेटेड और अनप्रोटोनेटेड sp2 हाइब्रिडाइज ऑक्सीजन एटम का कंसेप्ट पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट जो है आपका S3PO2 उसके पास सिर्फ एक ही अनप्रोटोनेटेड और एक ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑक्सीजन एटम है। नेक्स्ट के पास भी क्या है, वन ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑक्सीजन एटम है। थर्ड के पास भी क्या है, हमारे पास वन ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑक्सीजन एटम होती है। तो उसके अकॉर्डिंग तो ये कंसेप्ट नहीं जाएगा, क्योंकि इन सबके पास सिर्फ एक ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑक्सीजन एटम है। तो इन सबके पास सिर्फ एक ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑक्सीजन एटम है, तो वो कोई ट्रेंड यहाँ पर फॉलो नहीं होगा। क्यों, देखो ध्यान से, इसके पास एक ही sp2 हाइब्रिडाइज, इसके पास भी एक है, इसके पास भी, सबके पास क्या है, एक ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑक्सीजन एटम है। तो वो कंसेप्ट हमारा फेल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन एटम इंक्रीज नहीं हो रही है, अनप्रोटोनेटेड ऑक्सीजन एटम इंक्रीज नहीं हो रही है। इसमें क्या हो रहा है, OH ग्रुप जो है वो यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं। और OH ग्रुप का एसिडिटी से कोई रिलेशनशिप नहीं है कि OH ग्रुप आपके बढ़ते हैं तो एसिडिटी बढ़ती है, ऐसा कोई कंसेप्ट यहाँ नहीं है। आपको ध्यान क्या रखना है यहाँ पर, अनप्रोटोनेटेड जो आपके ऑक्सीजन एटम है सिर्फ वो एसिडिटी को बढ़ाती है। अब ध्यान से देखो मेरी बात कि कैसे ये एसिडिटी को बढ़ाती है। मैं एक बार इस OH ग्रुप को कंप्लीट कर देती हूँ। ओके, देखो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही sp2 हाइब्रिडाइज ऑक्सीजन एटम, वो क्या करेगी, फास्फोरस से इलेक्ट्रॉन खींचेगी, अपनी साइड इलेक्ट्रॉन खींच लिए, और फास्फोरस ने फिर OH ग्रुप से खींच लिया, और इस तरह से H पोस्टियन यहाँ से बाहर हो जाएगा हमारा। ये वाली बात क्लियर है। यहाँ पर क्या होता है कि जो OH ऑक्सीजन अनप्रोटोनेटेड जो आपकी sp2 हाइब्रिडाइज ऑक्सीजन, उसने तो इलेक्ट्रॉन्स खींचने हैं, वो फास्फोरस से खींचेगी। अब फास्फोरस इंटर्न इस OH ग्रुप से खींचेगा, और यहाँ पर इस OH ग्रुप से भी खींचेगा, तो दो से खींच रहा है यहाँ पे। थर्ड में क्या है कि जो अनप्रोटोनेटेड उसने तो इलेक्ट्रॉन खींचना ही है, फास्फोरस से फास्फोरस दो तीन से खींचेगा, इस बार क्या है, तीन हाइड्रोक्सी तो तीनों से खींचेगा। दैट मीन्स जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑक्सीजन एटम है उसने क्या किया, अपना एक इफेक्ट छोड़ा है। देखो मैं यहाँ पर नीचे बता देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ। थोड़ा सा आपको याद रखना है कि कौन सा एसिड फर्स्ट है, कौन सा सेकंड है। S3PO2 फर्स्ट है, S3PO3 सेकंड है, S3PO4 सेकंड है। अब देखो ध्यान से मेरी बात, मैं क्या बोल रही हूँ। यहाँ पर जो आपका ये वाला है इसका क्या था, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इसने क्रिएट किया इस पे, फॉस्फोरस पे। ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इसने सिर्फ एक ही OH ग्रुप पे लगाया और अपना खींच लिया इलेक्ट्रॉन्स, तो इसने क्या दे दिया, H पोस्टियन यहाँ से दे दिया इसने, H पोस्टियन। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट को ध्यान से देखो, नेक्स्ट में क्या है कि दो OH ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट में क्या है, दो OH ग्रुप प्रेजेंट है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट में क्या है, दो OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो जो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया था फॉस्फोरस के पास, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचे फॉस्फोरस से, फॉस्फोरस पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव। ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दो में डिवाइड हो गया फर्दर, यानी हाफ इसके पास आया और हाफ इसके पास आया। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। वैसे ही यहाँ पर भी फॉस्फोरस के पास जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा वो थ्री में डिवाइड हो जाएगा, तो 1/3 1/3 ऐसे हो जाएगा, इसके पास 1/3 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑक्सीजन एटम है उसने जो अपना इम्पैक्ट छोड़ा था। अब देखो जो हमारी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑक्सीजन एटम, उसने तो इलेक्ट्रॉन्स खींचने ही खींचने हैं, लेकिन उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है फर्दर में। फर्स्ट वाला हमारा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड रहेगा और हमारे पास ये रहेगा। अब ऑर्डर ये क्यों है ये ध्यान से देख लो। ऑक्सीजन एटम जो फर्स्ट में एक ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑक्सीजन एटम है और एक ही हाइड्रोक्सी ग्रुप से वो इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर रही है, तो यहाँ पर जो आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है फॉस्फोरस का वो सिर्फ एक ही पे जा रहा है। दैट मीन्स वो क्या कर रहा है, सिर्फ एक ही इसके क्या हो रहा है, वो डिवाइड हो रहा है, सिर्फ एक ही के इलेक्ट्रॉन्स अपनी साइड में खींच
खींच रहा है, इसलिए ये स्ट्रांगली क्या करेगा, H पॉजिटिव यानी यहाँ से डोनेट कर देगा, क्योंकि इसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूज़ हो रहा है सिर्फ OH ग्रुप के इलेक्ट्रॉन्स निकालने में। लेकिन जो आपका फॉस्फोरस का यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वो 2 में डिवाइड होगा, यानी पॉजिटिव चार्ज जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑफ फॉस्फोरस डिवाइड होगा 2 पार्ट्स में, तो दोनों हाइड्रोक्सी ग्रुप के पास क्या जाएगा, थोड़ा थोड़ा पार्शियल पॉजिटिव जाएगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर यहाँ पर कम हो जाएगी और इसकी एसिडिटी डिक्रीज कर जाएगी। वैसे ही हमारे पास थर्ड में जो आपका फॉस्फोरस का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, इधर भी डिवाइड होगा, इधर भी डिवाइड होगा और इधर भी डिवाइड, तो 3 पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाएगा। 3 पार्ट्स में डिवाइड होने की वजह से ही उसका एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए आपका जो सबसे फर्स्ट वाला एसिड रहेगा वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास एक ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और एक ही हाइड्रोक्सी ग्रुप से वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है। दैट्स वाई आपका सबसे फर्स्ट जो होगा, सबसे फर्स्ट जो आपका H3PO3 है वो सबसे ज़्यादा क्या रहेगा, आपका सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड रहेगा। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका कौन सा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है। मैं ऑर्डर आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि ऑर्डर क्या रहेगा। तो ऑर्डर आपका ये रहेगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड ये है क्योंकि इसका एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है एक ही हाइड्रोक्सी ग्रुप के इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा। इसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, वो 2 पार्ट में, इसका 3 पार्ट में, जिसकी वजह से एसिडिटी डिक्रीज करे। तो दिस विल बी और ऑर्डर ऑफ एसिडिटी दैट इज जस्ट अपोजिट टू अदर्स। बेस की स्ट्रेंथ जो होती है वो सिर्फ 2 पार्ट्स पे डिपेंड करती है। ओके, एक जैसे आपके पास कोई भी बेस आपके पास प्रेजेंट, जैसे हमारे पास अमोनिया है। ओके, अमोनिया के साथ मैंने क्या लगा दिया, फिर कोई आर ग्रुप मैंने लगा दिया है, उसके बाद फिर मैंने 2 आर ग्रुप लगा दिए हैं। ओके, इस तरह से मैंने आर ग्रुप लगा दिए हैं। तो आपको क्या देखना है, यहाँ पर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मैंने कोई मिथाइल ग्रुप कुछ भी लगाया है, यहाँ पर 2 आर ग्रुप मैंने लगाए हैं। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मैंने आर ग्रुप लगाया। आर ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। यहाँ पे भी क्या है, प्लस आई इफेक्ट है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे, किसके ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर। ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर नाइट्रोजन, तो इजिली वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकती है, ये भी इजिली इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकती है। तो यहाँ पर बेसिसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी है। तो मुझे बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ना है, हम बेसिक स्ट्रेंथ को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। मैं 2 चीज़ें आपको बताऊंगी, 2 टाइप के ग्रुप मैं आपको बताऊंगा जो एसिड को, एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं और डिक्रीज करते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपके पास होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपके पास होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमेशा ही बेसिसिटी जो होती है उसको हमेशा बढ़ाते हैं, आपको यही ध्यान रखना है बस। बेसिसिटी को हमेशा इंक्रीज करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमेशा बेसिसिटी को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। हमेशा क्या करेंगे, बेसिसिटी को डिक्रीज करेंगे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेंगे नाइट्रोजन से, जो भी आपका बेस है उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप खींच लेंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं कर पाएगा। ओके, ये वाली बात क्लियर है। यहाँ पर देखो, जैसे हमारे पास कोई भी बेस हमारे पास है, कोई भी बेस हमारे पास है, तो बेस क्यों है वो, जैसे हमारे पास अमोनिया है, ये एक बेस होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है, इसलिए ये बेस है। ठीक है, दूसरी बात ये क्या कर सकता है, H पॉजिटिव आयन को अपने पास एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए भी क्या है, ये हमारे पास बेस है, इसलिए भी क्या है, ये हमारे पास बेस। तो बेस को शो करने की 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कोई भी आपका सब्सटेंस है, अगर वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है तो वो क्या होता है, बेस होता है। H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करता है और अमोनियम आयन की फॉर्मेशन करता है, तो दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो बेस। तो ये प्रॉपर्टी होती है बेस की। ओके, ये वाली बात क्लियर है। तो बेसिसिटी को हम बढ़ाएंगे कैसे, बेसिसिटी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, तो बेसिसिटी को सिर्फ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से ही इंक्रीज़ किया जा सकता है, क्योंकि जैसे ही अमोनिया के साथ हमने हाइड्रोजन को हटाकर आर ग्रुप लगा दिया, कोई भी आर ग्रुप लगाए, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भी ज़्यादा बढ़ाएगा इसके ऊपर। इसके पास सिर्फ हाइड्रोजन, इसके पास आर ग्रुप है। आर ग्रुप का क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, जिसकी वजह से इसकी बेसिसिटी बढ़ जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को हटाकर हम कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप लगा देंगे, जैसे NO2 ग्रुप हमने लगाया, तो इलेक्ट्रॉन NO2 जो आपके पास ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी इसकी जो बेसिसिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट ने तो क्या किया, इंक्रीज किया बेसिसिटी को, और इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप ने क्या किया, डिक्रीज किया। तो आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप हमेशा एसिडिटी को बढ़ाते हैं और बेसिसिटी को हमेशा डिक्रीज करते हैं। तो ये क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमारे पास है, और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो डोनेटिंग ग्रुप हमेशा इंक्रीज करते हैं बेसिसिटी को और एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो बेसिसिटी होती है उसको हमेशा डिक्रीज करते हैं। ओके, 3 आपको प्रोवाइड किए गए हैं क्वेश्चन में। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा होगा, ध्यान से देखो। अमोनिया में जो हाइड्रोजन उसको रिप्लेस करके हमने क्या लगा दिया, NH2 ग्रुप लगा दिया है, किसको रिप्लेस करके,
हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमने NH2 ग्रुप लगा दिया है और फिर एक OH ग्रुप लगा दिया है। तो इसमें बेसिसिटी का ऑर्डर आपको बताना है। इसके लिए पीके वैल्यूज़ मैं आपको बता देती हूँ। पीके वैल्यूज़ क्या हैं हमारी, इसकी है 4.74 है। पीके वैल्यूज़ हैं, ये क्या है, पीके वैल्यूज़ हैं जो बताएंगे एसिडिटी और बेसिसिटी। इसकी 5.77 है, 7.99 है, आप ध्यान से देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जितने ज़्यादा आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स यहाँ पर लगाएंगे उतने ज़्यादा आपकी बेसिसिटी बढ़ेगी। आई थिंक दिस इज़ नॉट पी के ए वैल्यूज़, दिस इज़ पी के बी वैल्यूज़। बुक में थोड़ा सा कुछ मेंशन में गलती है थोड़ी सी, तो ये क्या है, हमारे पी के बी वैल्यूज़ हैं। बुक में आप चेक कर लेना, बुक में गलत दे रखी हैं, तो ये भी हमारे पी के वैल्यूज़, आपकी बुक से ही करवाती हूँ मैं। ओके, तो बुक में ये गलत दे रखा है, 7.9 है इसकी। तो ये क्या है, आपकी पी के बी वैल्यूज़ हैं यहाँ पर। पी वैल्यूज़ को देखकर भी आप बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड आपका क्या रहेगा, अमोनिया रहेगा, क्योंकि इसकी पीके वैल्यू सबसे कम होती है। जितनी कम होती है उतनी ज़्यादा आपकी स्ट्रॉन्गर एसिडिटी होती है। ओके।